और वैसे ही आप देखते होंगे, अगर कुत्ते का पेट खराब होता है तो कहां जाता है? वह जाकर के वह दूबा, कुत्ता सामान्य रूप से घास नहीं खाता है, नहीं खाता है। कुत्ता रोटी खाता होगा, पनीर खाता होगा, दूध पीता होगा। अन्न जो मनुष्य खाता है वही खाता है। लेकिन जब पेट उसका खराब होता है तो दूब की शरण में जाता है, उसको चबाता है और फिर उसको अपना उपचार का रास्ता स्वयं ढूंढता है। ऐसे ही यह नेशनल संगोष्ठी हम सबको इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि अब समय आ गया है कि जो ट्रेडिशनल हमारी मेडिसिन की पद्धति थी वह भारत की देन थी, दुनिया के अंदर प्राचीन काल से ही। यानी मैंने कहा ना, तुम हर जीव और जंतु की अपनी एक नेचुरल आदत होती है, अपना उपचार का रास्ता वो स्वयं निकालता है। इस पर प्रारंभिक रूप से कार्य हुआ था भारत के अंदर, प्राचीन गुरुकुलों के अंदर। हमारी ऋषि मुनियों ने इसी पद्धति को धीरे धीरे करके विकसित करके उसके अनुसार फिर उस समय की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने इक्विपमेंट भी बनाए। उसके अनुसार फिर वही इक्विपमेंट धीरे धीरे करके आगे लैब के रूप में आगे बढ़ती गई। आज की आधुनिकतम लैब भी बनी। इस कार्यक्रम में आने के पहले मैंने यहां पे मायावी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की नर्सिंग कॉलेज की एक सिमुलेशन लैब को देखा, एकदम आधुनिकतम लैब, एडिशन कंपनी के द्वारा बनाई गई वो लैब। कैसे हम तकनीक का उपयोग करके आज की दुनिया में लोगों को सिखाने का, बच्चों को सिखाने का एक नया माध्यम दे सकते हैं, प्रशिक्षण का एक बेहतरीन माध्यम दे सकते हैं। ये नई चीजें होती हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से हम लोगों का दायित्व क्या है, संस्थानों का दायित्व क्या बनता है? और इसमें केवल एक विभाग नहीं है, यानी अनेक विभागों ने मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ अपनी सहभागिता की है और अपनी सहभागिता के माध्यम से वे लोग इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को सफल बना रहे हैं। जो डेलीगेट्स आए हैं वे भी केवल फार्मेसी के हैं ऐसा नहीं होंगे, बायोकेमिस्ट्री के भी होंगे, माइक्रोबायोलॉजी के भी होंगे, नर्सिंग के भी होंगे, एग्रीकल्चर और आयुर्वेद के भी होंगे। अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग होंगे, रुचि भी अलग अलग होगी। और वे सभी लोग मिलकर के जब एक बेहतर समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ेंगे उसके परिणाम भी सामने आएंगे। हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम में आपस में समन्वय नहीं होता, जबकि हम सब एक बात को जानते हैं कि मंजिल तो एक ही होती है। हां, मंजिल में पहुंचने के रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन हर रास्ता मंजिल में ही पहुंचता है। जब हम अलग अलग रास्ते चलते हैं, अलग अलग तरीके से अपनाते हैं, तो व्यक्ति कुछ कंफ्यूज रहता है, पता नहीं क्या होगा। जो अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हुए उस मंजिल तक पहुंचता हो तो पहुंच ही जाता है, लेकिन जो कंफ्यूज रहता है वो आधे में जाके फिर वापस आता है, फिर उसी चौराहे पे आके फिर कहते हैं यार मैं इसमें गया था, दूसरे रास्ते पे चलता हूं। फिर उसमें भी आधा चलता है, फिर वापस आता है, वो भटकता रहता है। लेकिन अगर हमने बेहतर समन्वय किया तो समन्वय का परिणाम क्या होगा कि हम समय से बिना किसी कंफ्यूजन के उस मंजिल पे पहुंच सकते हैं और उसके माध्यम से न केवल अपने शोध को आगे बढ़ा सकते हैं बल्कि मानव कल्याण के लिए बेहतरीन माध्यम भी, एक बेहतरीन चीज भी हम उन्हें दे सकते हैं, बेहतरीन दे सकते हैं। और इस दिशा में जो मैं आपको बता रहा हूं वह है इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए उत्तर प्रदेश में अब क्या होना है, क्योंकि बीमारी तो 1977 में आई थी। मैं सांसद बना 1998 में, तब तक बीमारी को लगभग 21 साल हो चुके थे और बीमारी के 21 साल होने के बाद लोग मर रहे थे। एक सांसद के रूप में मैं मेडिकल कॉलेज का विजिट करता था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता था, अन्य जगहों का दौरा करता था,
भारत सरकार के संज्ञान में, राज्य सरकार के संज्ञान में इन बातों को रखता था, मुद्दों को उठाता था, सड़कों पे आंदोलन भी कर लेता था। लेकिन जब दायित्व मेरे ऊपर ही आ गया तो अब केवल उपचार से काम नहीं चलेगा। अब इस बीमारी का उन्मूलन करना है, समाप्त करना है बीमारी को। इसके लिए क्या हो सकता है? तो मैंने सबसे पहला काम किया था अंतर विभागीय समन्वय। देखिए, जैसे यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इतने विभाग एक साथ मिले हैं। यहां पे विश्वविद्यालय ने बायोकेमिस्ट्री को, बायोटेक्नोलॉजी को, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को, फार्मेसी, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, आयुर्वेद, इतने विभाग एक साथ मिल रहे हैं। हमने एन्सेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए भी और उत्तर प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए भी हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय की टीम बनाई थी। एन्सेफ्लाइटिस के लिए हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया। स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग था, लेकिन उनके साथ कौन कौन सहयोग करेंगे? नगर विकास, पंचायती राज और ग्राम्य विकास, बाल विकास और महिला और बाल विकास विभाग, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, इन सभी 12-13 विभागों को हम लोगों ने एक साथ किया। जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का दायित्व क्या था? वो अपना मेडिकल कॉलेज ठीक करेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ठीक करेगा, अपने जो सीएससी, पीएससी, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर को ठीक करेगा, एम्बुलेंस की सुविधा को बेहतरीन करेगा, सर्विलांस, पेशेंट को ढूंढना। महिला और बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी दी गई कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर गांव गांव में जाएंगे, अभियान चला करके देखेंगे एक एक घर में दस्तक देकर के कि कोई बीमार तो नहीं है व्यक्ति, कोई खांसी, कोई बुखार, कोई किसी प्रकार के कोई लक्षण, और अगर है उसको हॉस्पिटल ले जाना। हॉस्पिटल में मरीज सीधे मेडिकल कॉलेज नहीं आएगा, उसको पहले ट्रीटमेंट सेंटर में, वहां से नहीं तो फिर सरकारी एम्बुलेंस ही सारा काम करेगी, कोई प्राइवेट वाहन से नहीं आएगा। उसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया गया। नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी क्या थी? शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, सफाई के अभियान को आगे बढ़ाना। पंचायती राज विभाग की स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं उन परिवारों को शौचालय देना। ग्राम्य विकास विभाग की जिम्मेदारी क्या थी? शुद्ध पेयजल की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में करना। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा जन जागरण के अभियान के साथ स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल के प्रति, ये सभी मिलकर के जब कार्य प्रारंभ हुए, परिणाम क्या? जो बीमारी 40 वर्ष में 50,000 बच्चों को निकल गई, उस बीमारी को मात्र 4 वर्ष में हम लोगों ने नियंत्रित कर दिया और आज इंसेफ्लाइटिस एक मॉडल। ऐसे ही जब कोरोना आया तो हमारे पास भी पुराना अनुभव था। कोरोना आया तो हम लोगों ने सबसे पहला काम मैंने क्या किया? 25 मार्च को लॉकडाउन लगा और मैंने 26 मार्च को प्रदेश के अंदर एक टीम 11 का गठन कर दिया। टीम 11 का मतलब अलग अलग विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों की एक टीम बना करके मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा आपका काम है, आप बाहर निकल नहीं पाएंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने विभाग को जितना सक्रिय कर सकते हैं